हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईबीएस इंस्टीट्यूट रोहिणी। एक और जॉब नोटिफिकेशन के साथ मैं आ गई हूँ आपके लिए नई वीडियो लेकर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए। और वीडियो के बाद अगर आपकी कोई क्वेरी है या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। एडवर्टीजमेंट आ रही है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से, जो कि द्वारका के सेक्टर 16C में न्यू दिल्ली में यूनिवर्सिटी है। अच्छी जगह यूनिवर्सिटी बनी हुई है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत सारी वैकेंसीज हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी जो सैलरी है वो आपको लेवल 10 ही मिलता है, यानी कि आपकी स्टार्टिंग की ही सैलरी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपकी मंथली सैलरी 70 से लेकर 85 या 90 तक आपकी जाती है मंथली सैलरी। तो अच्छी सैलरी मिल रही है और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में निकाल देंगे। परमानेंट की बहुत कम वैकेंसीज आती हैं गवर्नमेंट में, तो कॉन्ट्रैक्चुअल अगर आपको मौका मिल रहा है तो उसे कर लीजिए। अब सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं हम। नेम ऑफ स्कूल, यानी कि स्कूल मतलब डिपार्टमेंट की बात हो रही है। फर्स्ट डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, जिसमें स्पेशलाइजेशन में इनको चाहिए या तो आपने कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग में कर रखा हो मास्टर्स, या फिर आपने आईटी में मास्टर्स की हो। ठीक है, इसमें आपकी टोटल 19 वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्चुअल। इसमें से 11 जनरल की है, 4 ओबीसी की है, 1 ईडब्ल्यूएस की है, 2 एससी की है, 1 एसटी की वैकेंसी है। कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है और इन्होंने लिखा है कंसोलिडेटेड सैलरी। देखो, मुझे पता है कितनी सैलरी मिलती है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। 70 to 90 तक आपका एक स्लैब जाता है पर मंथ का, तो उतनी आपको सैलरी पर मंथ मिलेगी ही मिलेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की इसी स्कूल में, यानी कि इसी डिपार्टमेंट में यूएसआईसीटी में ही वैकेंसी है, जिसमें इनको स्पेशलाइजेशन में चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपने किया हो मास्टर्स, बैचलर्स। और 3 वैकेंसी है टोटल, एक जिसमें से जनरल की वैकेंसी है, एक ओबीसी की वैकेंसी है, एक एससी की वैकेंसी है। नेक्स्ट इनका है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रोबोटिक्स लिया होगा अपने टाइम में। अगर आपने पीएचडी में या फिर मास्टर्स में या बैचलर्स में भी पढ़ा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, जिसमें इनको सबसे पहले क्या चाहिए, स्पेशलाइजेशन या तो आपने कंप्यूटर साइंस में की हो या आईटी में की हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में की हो या डेटा साइंस में की हो या मशीन लर्निंग में की हो। टोटल वैकेंसी इसमें 20 है, जिसमें से 9 जनरल की वैकेंसी है, 5 ओबीसी की वैकेंसी है, 2 ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है, 2 एससी की वैकेंसी है, 2 एसटी की वैकेंसी है। कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज है। नेक्स्ट इनको असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए जिनका स्पेशलाइजेशन ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स में हो। इसमें 2 वैकेंसीज है टोटल, जिसमें से एक जनरल की वैकेंसी है और एक एससी की वैकेंसी है। इसके बाद यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंस की वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है फिजिक्स में, जिसमें से एक जनरल की वैकेंसी है और एक एससी की वैकेंसी। हिस्ट्री में 3 वैकेंसीज है टोटल, एक जनरल की वैकेंसी है, एक ओबीसी की वैकेंसी है और एक एससी की वैकेंसी है। नेक्स्ट इनको चाहिए मैथमेटिक्स में 7 वैकेंसीज है, बहुत सारी वैकेंसी है मैथ्स में, और 2 इनको जनरल कैंडिडेट चाहिए, 2 इनको ओबीसी कैंडिडेट चाहिए, एक ईडब्ल्यूएस चाहिए, एक एससी चाहिए और एक एसटी चाहिए। तो ये टोटल 7 वैकेंसीज हैं। ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 11 जून 2025 से ओपन हो चुका है एप्लीकेशन। क्लोजिंग डेट 7 जुलाई की है, तो आप इसे जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपको क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ हार्ड कॉपी भी दिया हुआ है 14 जुलाई है। यानी कि आपको पहले एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करनी है, उसका फिर प्रिंट आउट लेना है, उसका प्रिंट आउट प्लस आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि 10th 12th और बैचलर्स, जो भी आपने बीई बीटेक किया हुआ है या एमई एमटेक किया हुआ है, उसके सारे के सारे मार्कशीट्स और डिग्री सर्टिफिकेट जो भी हैं, वो सारी चीजें आपको उसके अंदर लगानी है। ठीक है, पब्लिकेशंस हैं वो भी आपको प्रिंट उनके लगाने हैं। तो ये सारे, और भी आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, आपने कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है या फिर जो भी आपके वर्कशॉप्स होती हैं या कोई कोर्सेज किए हैं, मूक कोर्सेज किए हैं, स्वयं से कोर्सेज किए हैं, या कहीं और से आपने कोई कोर्स किया है, ऑनलाइन कोर्स किया है, ऑफलाइन कोर्स किया है, शॉर्ट टर्म कोर्स किया है, वो सारे सर्टिफिकेट्स जो भी हैं आपके, वो सारे के सारे आपको लगाने हैं, जो भी आप उसमें लगाएंगे। ठीक है, ये सारा आपको एक बंडल बनाना है, एक एनवेलप में डालना है और इनको पोस्ट करना है, हार्ड कॉपी भेजनी है ऑनलाइन एप्लीकेशन के प्रिंट के साथ। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर इन सीएससी, आईटी, एआई या फिर डीएस या एमएल में कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। बीई या फिर बीटेक किया हो, इसके साथ में एमई या एमटेक किया हो। ठीक है, तो दोनों चाहिए। ऐसा नहीं है कि बैचलर्स या फिर सिर्फ बैचलर से काम चल जाएगा, आपको बैचलर्स भी चाहिए और मास्टर्स भी चाहिए, या फिर इसका कोई इक्विवेलेंट किया हो आपने, या फिर इंटीग्रेटेड एमटेक किया हो। अब क्या होता है ना, कई बच्चे बैचलर्स, एक इंटीग्रेटेड एमटेक होती है जिसके अंदर बैचलर्स भी हो जाती है और मास्टर्स भी हो जाती है, वो इंटीग्रेटेड डिग्री की हो आपने फर्स्ट क्लास में,
ठीक है, 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, यानी कि वो ये आपकी एलिजिबिलिटी है। जो रिलैक्सेशन है आपकी एज में या क्वालिफिकेशन में, वो जो भी AICTE, क्योंकि आपका ये टेक्निकल वाला है तो इसके लिए AICTE के नॉर्म्स आपके एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो AICTE के जो नॉर्म्स हैं क्वालिफिकेशन है एज को लेकर, SC ST OBC EWS PWD को लेकर, वो आपके उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। आपने या तो कंप्यूटर साइंस में एंड इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इक्विवेलेंट में आपने मास्टर्स और बैचलर्स की हो, ठीक है, या इससे सिमिलर किसी में की हो तो आपका ये चल जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसमें भी आपने BE या BTech किया हो और ME या MTech किया हो या फिर इंटीग्रेटेड MTech भी की चल जाएगी। इसके साथ में फर्स्ट क्लास यानी कि 60% आपके मार्क्स होने चाहिए और AICTE के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपका ये सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। रिलैक्सेशन आपका AICTE या UGC के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग होगा। फॉर रेलेवेंट ब्रांचेस में है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इससे इक्विवेलेंट आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड टॉपिक में मास्टर्स बैचलर्स किया हो तो भी आपका ये चल जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर इन ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स में एसेंशियल क्वालिफिकेशन है BE BTech किया हो और ME MTech किया हो या फिर इंटीग्रेटेड MTech किया हो तो, और AICTE का नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसमें आपका जो इसमें रिलैक्सेशन है एज का वो AICTE के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलेगा। रेलेवेंट डिसिप्लिन आपका क्या होना चाहिए, BE या BTech आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया हो, फिर मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में किया हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में किया हो, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वाला भी चल जाएगा, मैकेट्रॉनिक्स भी चल जाएगा, यानी कि मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलाकर इन्होंने बता दिया, एक वर्ड निकाल दिया है। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में चल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग भी चल जाएगा इसमें रोबोटिक्स वाले में, कि आपने कंप्यूटर साइंस में BE BTech किया हुआ तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट। ये तो बैचलर्स था कि अगर आपने इसमें बैचलर्स किया है तो आप इन सब्जेक्ट्स में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में मास्टर्स इसमें चाहिए, MTech या ME आपने रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, मैकेट्रॉनिक्स या फिर ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, AI एंड रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स या फिर रोबोटिक्स एंड मैकेट्रॉनिक्स या फिर ऑटोमेशन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट, इनमें से आपने ME या MTech किया होना चाहिए। यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेस, देखिए साइंस में और इंजीनियरिंग में आपका यूजुअली जो CSIR कंडक्ट कराता है, जो नेट कंडक्ट कराता है ना, जैसे साइंसेस और सोशल साइंसेस और कॉमर्स में UGC कंडक्ट कराता है, ऐसे ही साइंसेस वगैरह में CSIR कराता है, या फिर इसके अगर कोई इक्विवेलेंट सेट या स्लेट हो रहा है तो वो भी आपका चल जाएगा, ठीक है, वो भी आपका चल जाएगा। अगर गेट भी है आपके सब्जेक्ट में तो वो भी आपका चल जाएगा एग्जाम, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में क्या एलिजिबिलिटी है, मास्टर्स होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ में, ठीक। मास्टर्स के साथ में जैसा मैंने बताया कि नेट क्वालिफाई होना चाहिए, जो या तो आपका जो भी आपका कंडक्ट कराता है UGC या CSIR आपके सब्जेक्ट में, अगर वो नहीं है तो आपका सेट या स्लेट होना चाहिए। कुछ स्टेट सेट या स्लेट कराती, किसी भी स्टेट का आपको चल जाएगा। अगर ये भी नहीं है, आपका कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं है लेकिन आपने PhD की हुई है तो आपकी PhD चल जाएगी, या फिर आपने अगर MPhil किया हुआ है तो वो चल जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि आपको पता है कि जो नए रूल्स आए थे जिसमें ये था कि या तो आपको नेट वगैरह चाहिए, कोई एग्जाम क्वालिफाई कर लो एलिजिबिलिटी, या फिर PhD कर लो तो भी चल जाएगा, दोनों की जरूरत नहीं है, और दोनों है तो और भी अच्छी बात है, आपका API और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जिसने PhD की है उसके लिए ये आपको पता ही है, ये सारी चीजें होती है कि आपने रेगुलर मोड में PhD की हो, आपका वाइवा हो चुका हो, जिसे 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स ने जिसमें थीसिस को देखा हो और वाइवा आपका कंडक्ट हो चुका हो, ठीक है। कैंडिडेट के 2 पेपर्स पब्लिश होने चाहिए PhD वर्क से, जिसमें से कम एक रेफरीड जर्नल में, रेफरीड देखो आपका पीयर रिव्यूड में है तो भी चल जाएगा, UGC की जरूरत नहीं है, या फिर स्कोपस, ऐसा नहीं है कि स्कोपस और UGC को ही कंसिडर करेंगे, पीयर रिव्यूड को भी कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। और अब तो जो UGC केयर वाला है वो उसको भी इन्होंने डिसॉल्व कर दिया है कि उसमें कराना कोई बहुत मैंडेटरी नहीं रह गया है, पीयर रिव्यूड वाले पेपर्स आपके चल जाएंगे। और इसके साथ में 2 पेपर्स आपने PhD वर्क के कॉन्फ्रेंस या सेमिनार वगैरह में कहीं पर प्रेजेंट किए हों, जिसको UGC या ICSR या CSIR किसी एजेंसी ने फंडेड या स्पॉन्सर किया हो, ठीक है। और अगर आपका ऐसा कोई मास्टर कोर्स है, मास्टर्स का प्रोग्राम है, कोई आपने इस तरह के सब्जेक्ट में मास्टर्स की हुई है जिसका UGC या CSIR टेस्ट कंडक्ट नहीं कराता, तो आपको उसके बिना ही कंसिडर कर लिया जाएगा। मैंने ऊपर बताया कि UGC के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 2023 में जो नोटिफिकेशन आया था कि नेट सेट या स्लेट जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है अगर आपने PhD नहीं की है तो, और अगर PhD की है तो जरूरी नहीं है नेट सेट स्लेट आपका
क्लियर हो, पीएचडी भी चल जाएगी, यानी कि दोनों में से एक एलिजिबिलिटी भी वर्क करेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो फीस है इसमें 1500 है फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और एससी एसटी या पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स को 1000 रुपीज देने हैं। ऑनलाइन मोड में आपको फॉर्म फिल करना है, और अगर एक से ज्यादा आप पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी हैं और एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करें, तो दो पोस्ट हो गई तो आपको 2000 रुपीज देने पड़ेंगे। इसी तरह से ये जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी हैं तो आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 3000 रुपीज देने पड़ेंगे, डबल हो जाएगा। ठीक है, सेपरेट फीस देनी है सबकी। अब इसमें और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो आपकी जितनी भी मॉडिफिकेशंस वगैरह हैं, जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, इंटरव्यू डेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी चीजें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको www.ipu.ac.in पर मिलेगी। आपको टाइम टू टाइम उनके नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में, उनका नोटिफिकेशन है इस तरह का सेक्शन होगा फर्स्ट पेज पे जाते ही वेबसाइट के, और उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जहां मिलते हैं वहां पे आपको चेक करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, वैसे तो ये मेल भी करेंगे, इन्होंने लिखा हुआ है मेल करेंगे आपको इंटरव्यू के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है मेल स्पैम में चला जाता है, और स्पैम में जाने के बाद हमें पता नहीं लगता। तो आपको वहां पर आता रहेगा, वहां पे सारे अपडेट्स ये जाते रहते हैं, तो उससे आपको पता लगता रहेगा। वेबसाइट भी आप टाइम टू टाइम देखते रहिए। अब इसमें क्या है, अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स हो गए जिन्होंने अप्लाई किया है तो यूनिवर्सिटी टेस्ट भी कंडक्ट करा सकती है, और उसका अगर टेस्ट कंडक्ट कराएगी, रिटन टेस्ट कंडक्ट कराएगी, वैसे तो वो ये कोशिश करेंगे कि एपीआई स्कोर के बेसिस पर ही आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए, यानी कि इंटरव्यू बेसिस पर ही हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, बहुत सारे कैंडिडेट्स हो जाते हैं, तो उनमें से छटाई करने के लिए वो क्या करेंगे, एक रिटन टेस्ट कंडक्ट करा देंगे जिसका एडमिट कार्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ जाएगा, और उसका एग्जाम का सिलेबस वगैरह भी बता देंगे। और इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर वो एग्जाम कंडक्ट करेंगे तो आपको टाइम देंगे कुछ महीनों का तैयारी करने के लिए, तो इसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और एग्जाम कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आते हैं इसके। आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट, देखिए मैंने आपको बताया ना, पहले आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है, और उसके बाद उसकी हार्ड कॉपी निकालनी है। ठीक है, और उसकी हार्ड कॉपी के साथ में आपको जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए, आपको 10th 12th बैचलर्स और मास्टर्स, और इसके साथ में नेट या सेट या स्लेट जो भी है आपका, या पीएचडी के डॉक्यूमेंट्स, ये सारे के सारे सर्टिफिकेशंस, डिग्री, सब कुछ आपको बंडल बना लेना है। इसके साथ में आपको पब्लिकेशन वगैरह जो भी है आपका, सर्टिफिकेट्स आपने जितने भी लिए हैं वो सारे ले लेने हैं, और उसका पूरा सेट बना के वो आपको वहां पर भेजना है। अभी मैं एड्रेस बता दूंगी कहां पर आपको भेजना है, रजिस्ट्रार को सेंड करना होता है। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो उसमें पहले आपसे ना अपलोड भी करवाएंगे डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आपको ये कोशिश करनी है सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर अपलोड कर दें, नहीं करेंगे अगर आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो फिर बाद में वो आपके उस डॉक्यूमेंट को कंसिडर नहीं करेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा टाइम लगता है ये रिक्रूटमेंट वाले फॉर्म फिल करने में, लेकिन देखो वर्थ डूइंग होता है, तो आप इसको कर लीजिएगा। जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनकी लिस्ट आएगी, एक तो लिस्ट वेबसाइट पे अपलोड होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसके साथ साथ मेल किया जाएगा। मैंने बताया ना मेल किया जाएगा, लेकिन फिर भी आपको वेबसाइट देखते रहना है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने हैं, साथ में हार्ड कॉपी लेके जानी है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन मोड में, उसके साथ में एक फोटोकॉपी लेके जानी है अपनी सारी के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, रिसर्च पब्लिकेशन की, टीचिंग या वर्क एक्सपीरियंस की, सर्टिफिकेट की। और आजकल ना एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लास्ट पे ड्रॉन, यानी कि लास्ट पे ड्रॉन की ना, जो आपने, जैसे आप वर्किंग थे तो आपकी सैलरी स्लिप मांगी जा रही है, तो अगर आपके पास नहीं है सैलरी स्लिप तो वो अरेंज कर लीजिए। उसके बिना आपका वर्क एक्सपीरियंस काउंट होना थोड़ा मुश्किल है। आजकल सैलरी स्लिप मांगी जाती है और बैंक डिटेल्स भी मांगी जाती हैं। ये अभी लास्ट ईयर से ही, मैं 1-2 साल से ही ट्रेंड देख रही हूँ, ये हर जगह मांगी जा रही है। तो सैलरी स्लिप ये जैसे लिख रहे हैं ना, तो बाद में वहां पे जाके आपसे सैलरी स्लिप भी मांगेंगे, तो उसको आप अरेंज कर लीजिए। एलिजिबिलिटी एससी एसटी ओबीसी क्वालिफिकेशन या एज की, या पीडब्ल्यूडी की, ईडब्ल्यूएस की, वो सारी के सारी यूजीसी की नॉर्म्स के अंडर होगी। ओबीसी का जो रहता है वो आपको पता है, आउटसाइडर ओबीसी है तो आपको ये अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन कोई स्पेशल केस है तो उसमें देख लेंगे। और हाँ, जो दिल्ली के ओबीसी हैं उसमें आपको फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अब कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 2025 1 अप्रैल 2025 से लेकर आपका जो 31 मार्च 2026, ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसका आपका सर्टिफिकेट चाहिए करंट का। ठीक है, और कोई मतलब रिन्यूड ये सर्टिफिकेट चाहिए होगा। कब चाहिए होगा, एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल कर रहे हैं तब चाहिए होगा। ये थोड़ा है झमेला ओबीसी का, ये जिन्होंने डाल दिया है फाइनेंशियल ईयर का, बट ये अब से आपको चाहिए होगा, इसके बिना काम नहीं चलता है, नहीं तो आप फिर उसमें अनरिजर्व्ड में आप काउंट हो जाएंगे। ने लिखा है ना, ओबीसी आउटसाइड कैंडिडेट्स विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व्ड कैंडिडेट, और जो ओबीसी दिल्ली कैंडिडेट्स हैं मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट करंट फाइनेंशियल ईयर जो मैंने आपको बताया, ठीक है, 2025 से 26 का, अलॉन्ग विद हिज कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट तो बना ही होगा ओबीसी का, वो तो चाहिए, लेकिन एक रिन्यूड सर्टिफिकेट होता है जो ऑफलाइन बनता है जाके,
आपको जाके बनवाना पड़ता है, वो ऑनलाइन नहीं होता है ओबीसी का, वो आपके पास होना चाहिए बना हुआ। लास्ट डेट क्या है? 7 जुलाई लास्ट डेट है, तो जल्दी जल्दी फिल कर दीजिए फॉर्म को अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो। और अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट, फॉर एग्जांपल आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट अभी नहीं बना हुआ, तो आप ना एक अंडरटेकिंग दे सकते हैं कि मैं तब तक फिल, मतलब जब तक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के टाइम पे अपना सर्टिफिकेट शो कर दूंगा या कर दूंगी, और उसके लिए आप अभी अप्लाई कर दीजिए, तो तब तक आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। ठीक है, तो अंडरटेकिंग से काम चल जाता है, यूजुअली हर यूनिवर्सिटी मान जाती है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट है, उसके साथ में कॉपी ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, पब्लिकेशन डॉक्यूमेंट, ये सारे अपलोडेड ऑन दी पोर्टल के सारे अपलोड किए जाएंगे। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं इन पर्सन, या तो जाकर आप सेंड कर दे सकते हैं या फिर स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। डिप्यूटी रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट, रूम नंबर 021, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, सेक्टर 16C 16C द्वारका, न्यू दिल्ली 110078, लेटेस्ट बाय 14 जुलाई। ठीक है, दिल्ली में रहते हैं या आसपास के दिल्ली एनसीआर में है तो 1 दिन में ही या 2 दिन में ही आपका स्पीड पोस्ट पहुंच जाएगा, तो आप टाइमली से फिल कर दीजिए। तो आप एनवेलप जिसके अंदर अपना फॉर्म वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स डालेंगे, उसमें ये लिखना है आपको, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एज एप्लीकेबल इन दी फॉलोइंग फॉर्मेट। ये कटिंग काट के लगा लेना, ठीक है, और ये लिख लेना जो लाइन ऊपर लिखी हुई है, इसमें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप पोस्ट लिख लेना, असिस्टेंट प्रोफेसर कौन से सब्जेक्ट में अप्लाई कर लें, ब्रैकेट में सब्जेक्ट लिख लेना, इन दी स्कूल ऑफ, यानी कि स्कूल मतलब वो जो डिपार्टमेंट का नाम है, यहाँ पर वो डिपार्टमेंट का नाम आएगा, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, एप्लीकेंट का नाम, CIPT नंबर, ये CIPT नंबर तब आ जाएगा जब आप उसमें फॉर्म भरेंगे ना, तब आ जाएगा। कैटेगरी लिखनी है, एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ये सारी चीजें आपको, ये इसको कटिंग काट के चिपका दीजिएगा और ये लिख दीजिएगा। ठीक, अब फॉर्म फिल करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा, या तो इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, या फिर ये जो आपको दिया हुआ है https://iporec.samarth.edu.in, इस पर जाकर आप क्या करेंगे, अपना एप्लीकेशन फॉर्म आपका यहाँ पर फिल हो जाएगा। आजकल सारे के सारे जो एप्लीकेशन फॉर्म है रिक्रूटमेंट की, समर्थ पोर्टल के थ्रू डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का रिक्रूटमेंट का यानी कि जॉब का आपका वीडियो, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस को टाइम टू टाइम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ में वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और टाइम टू टाइम अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपकी फिर भी कोई क्वेरी या डाउट रह गया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। थैंक यू।